हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी आयुषी जोशी मैम, और आप मुझसे मिल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस मकाम्स ऑनलाइन के अंदर, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का हमारा जो वीडियो है, वो टोटली बेस्ड है क्वेश्चन आंसर्स पर। मतलब हम जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा आपका, प्लस ये आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री का टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपसे एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। उस सारे पॉइंट्स को अगर मैं बात करूं, मिला करके बात करूं, तो ये एक जो क्वेश्चन यहाँ बना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हर साल चाहे आप हाफ ईयरली ले लीजिए, चाहे आप एनुअल ले लीजिए, चाहे हाफ ईयरली में आ रहा है तो एनुअल में नहीं आएगा, एनुअल में आ रहा है तो हाफ ईयरली में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली थोड़ा फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, डिस्कस टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर को डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कि टाउन प्लानिंग कैसी होती थी, कैसे लोग रहते थे, वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी थी, कैसे सिविलाइजेशन, वहाँ की बस्तियाँ कैसे बसी हुई थी, लोग कैसे बसे हुए थे, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए। ऐसा जो है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और हाफ ईयरली नहीं तो एनुअल, एनुअल नहीं तो हाफ ईयरली, इस तरीके से ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और बोर्ड का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, इससे कुछ भी उठाकर पूछ सकते हैं या एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि देखिए क्यों है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है अपने आप में उस सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ कि इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वहाँ की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। वो इतना अलग और इतना स्पेसिफिक होता था कि उसके बारे में अगर बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट करता था, है ना। तो इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर, जो जनरली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो है वो सभी सिविलाइजेशन, जितनी भी वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन है। ये पूरी तरीके से अर्बन सिविलाइजेशन पर बेस्ड है, मतलब कि पूरी शहरीकरण देखा गया था यहाँ पे। यहाँ का जो चीज़ें मिली हैं हमें, ट्रेड, कॉमर्स, सड़कें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वेल प्लान्ड, वेल प्रोग्रेसिव और बहुत ही मैनेज्ड वे में हमें देखने को मिलती है। सो द नॉट ओनली प्लान्ड देयर लाइफ बट ऑल्सो प्लान्ड देयर टाउन्स एंड हाउसेज। वो सिर्फ अपनी लाइफ को ही प्लान नहीं करते थे, बल्कि अपने घर, अपने जो टाउन है, इन सभी चीज़ों को प्लान किया करते थे। देयर टाउन प्लानिंग इज सिस्टमैटिक एंड वेल मैनेज्ड। उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बिल्कुल सिस्टमैटिक थी और बिल्कुल वेल मैनेज्ड वे में शो की जाती थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुली कंपेयर्ड विथ मॉडर्न टाउन प्लानिंग। आज की जो टाउन प्लानिंग है उससे आप बहुत सुंदर तरीके से इसे कंपेयर किया गया है, चैप्टर के अंदर वो पढ़ सकते हैं, या आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे दोनों जो है चीज़ें सिमिलर है, कैसे जो है उस समय भी हमारे टाउन्स इतने स्ट्रॉन्गर वे में आपको दिखाई देंगे, इतने वेल मैनेज्ड दिखाई देंगे। वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स और उससे रिलेटेड आर्किटेक्चरल मैन्युफैक्चरिंग भी किया करते थे। आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता था। बिल्डिंग्स जो है वो अपने आप में आर्किटेक्चर का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना हुआ करती थी।
और साथ ही वहाँ पे जो अदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब अदर चीज़ों में क्या है, टाउन प्लानिंग में और आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, तो देखिए टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था वो एक शहर पर बेस्ड था, शहरीकरण पर आधारित था, सिटी पर बेस्ड था, है ना। इसका जो सैनिटाइजेशन का सिस्टम था, सैनिटेशन सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम टॉप कैटेगरी के थे। जो जल निकासी का कार्य है जिसे सैनिटेशन कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, और सफाई का कार्य जो है वहाँ पे जो पाइपलाइंस, गटर लाइंस वगैरह जो कहते हैं ना सैनिटेशन वाली चीज़ें, ये सब इतने बेहतरीन तरीके से दर्शाई गई थी, इतने बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी, जो आज के टाइम में हमारे शहरों में भी नहीं मिलती है। इतनी अच्छी सभ्यता के रूप में विकसित हो चुकी थी। ठीक है, अब अर्बन सिटीज़ से रिलेटेड क्या है, द इंडस सिविलाइजेशन flourished around cities. The ruins of the cities so far unearthed show remarkable town planning. इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से शहरीकृत थी। इसके अंदर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती थी वो अपने आप में टाउन प्लानिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी, एक रिमार्केबल साइन रह चुका था, है ना। और एक्सीलेंट सिस्टम देखने को मिलता था हमें यहाँ पे ड्रेनेज का और सैनिटेशन का। जो सिटी थी वो इस सिविलाइजेशन का हार्ट थी। हड़प्पा सिटी जो थी ना वो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का हृदय कहलाती थी। द लाइफ इन द इंडस सिटीज़ gives the impression of a democratic bourgeois economy like that of ancient Crete. पुराने समय में एक क्रीट की तरह कार्य करने वाली एक डेमोक्रेटिक बोर्गियस इकोनॉमी हमें यहाँ पे दिखाई देती थी इन सिटीज़ में, इंडस सिटीज़ के अंदर, है ना। लार्ज सिटीज़ जो है उन्हें बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, बोथ एट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। बेसिकली सिविलाइजेशन जो है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो सबसे बड़ी सिटी थी उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो, और ऑल्सो एट कालीबंगा। और ये कहाँ डिवाइड किया गया, कालीबंगा के पास, है ना। कालीबंगा के पास इन दोनों शहरों को अलग अलग दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। द हायर एंड द अपर पोर्शन ऑफ द सिटी वॉज प्रोटेक्टेड बाय अ कंस्ट्रक्शन विच लुक्स लाइक अ फोर्ट। इसके जो इन सिटीज़ के अंदर जो हायर पोर्शन होता था, सबसे ऊपर का पठार, जहाँ सबसे ऊपर इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी कि वो वहाँ के किले नज़र आते थे, है ना। द रूलिंग क्लास ऑफ द टाउन्स परहैप्स लिव्ड इन द प्रोटेक्टेड एरिया। जो रूलिंग एरिया था, रूलिंग क्लास जो टाउन था, मतलब जो राजा महाराजा या टॉप क्लास जो रूल करते थे उस टाउन को, वो लोग जो है उस टॉप एरिया में रहते थे, जो कि किले नुमा आकृति जो बनाई जाती थी ना वहाँ पे रहते थे। ठीक है, द अदर पार्ट्स ऑफ द टाउन वॉज लोअर इन हाइट। दूसरे जो पार्ट्स हैं टाउन के वो कंपैरेटिवली लोअर थे, मतलब छोटे एरिया में थे, मतलब छोटे थे, वो इतने ऊपर उठे हुए नहीं थे, और वहाँ पे जनरली कॉमन मैन जो है वो रहा करते थे। आज भी होता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक बड़े बड़े जो किले बने हुए हैं वहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, और आम प्रजा जो है उसी के पास में नीचे के एरिया में जितने भी घर बना के और वहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, द अदर पार्ट ऑफ द टाउन, दूसरे जितने भी पार्ट थे टाउन के वहाँ पे कॉमन मैन जो है वो रहा करते थे, और लोअर एरियाज जो है वो पूरे 1 स्क्वायर किलोमीटर तक जनरली फैला होता था। ठीक है, अब स्ट्रीट्स की बात करें तो मेन स्ट्रीट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती थी और ईस्ट से वेस्ट, इनका जो इंटरसेक्ट करती थी आपस में, मतलब ईस्ट से वेस्ट जो चल रही है वो नॉर्थ से साउथ को आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से। द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड, काफ़ी बड़ी बड़ी सड़कें थी, काफ़ी बड़े एरिया में, जैसे 9 फीट और से लगा के 34 फीट तक के इनके अलग अलग जो है डिवाइडेशन देखने को मिलते थे। दे रैन स्ट्रेटली टू अ माइल, और 1 मील तक की दूरी तक, करीब 1 मील तक बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें हुआ करती थी, कोई राउंड्स नहीं।
और ये बिल्कुल व्हील्ड ट्रैफिक, जिनके पास में चक्कों वाली गाड़ी हो, मतलब कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आज तो हम व्हील्ड ट्रैफिक ही यूज़ करते हैं, तो व्हील्ड जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए वो यूज़ में ली जाती थी, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जिस लेवल पे, जिस उत्कृष्टता के साथ यहाँ पे काम किया गया था, उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सुपीरियर क्लास की जो है मैन्युफैक्चरिंग मानी जाती थी। ठीक है, उसके अलावा लेंसेज वर जॉइंड विद द स्ट्रीट्स, लेन्स वर जॉइंड टू द स्ट्रीट्स, उन गलियों से लेन्स को जोड़ा जाता था। हर लेन जो है पब्लिक वेल्थ के लिए हुआ करता था, पब्लिक वेल्थ होता था वहाँ पे। स्ट्रीट लैंप्स वर प्रोवाइडेड, आम जन की सुविधा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बिल्डिंग्स और हाउसेस को बनाया गया था। The nature of the building at Harappa and Mohenjo-daro shows that the town dwellers were divided into various social class, the rich and the ruling class। पूरे टाउन्स की अगर बात की जाए तो कई तरीके से आपस में डिवाइडेड था, रिच क्लास, पुअर क्लास, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया जाता था कि रिच क्लास लोगों की एक अलग जो है कॉलोनी है, सोसाइटी है, वहीं दूसरी तरफ जो है तो जो हमने बात की सिस्टमैटिक बिल्डिंग्स और हाउसेस की, तो उनका जो नेचर होता था वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब सोशल क्लासेस के बेसिस पे, कैटेगरीज के बेसिस पे अलग अलग बिल्डिंग्स जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे हड़प्पा में अलग कैटेगरी के लोग, मोहनजोदाड़ो में अलग कैटेगरी के लोग। रिच और रूलिंग क्लास जो लोग थे उनके लिए मल्टी रूम्ड स्पेशियस हाउसेज होते थे। वहीं अगर हम पुअर सेक्शन की बात करें तो उनके लिए स्मॉल टेनेमेंट्स होते थे, है ना, वो स्मॉल टेनेमेंट्स में रहते थे। द पब्लिक बिल्डिंग एंड द बिग हाउसेज वर सिचुएटेड ऑन द स्ट्रीट्स, पब्लिक बिल्डिंग और बड़े बड़े हाउसेज जो हैं वो सड़कों पर अवेलेबल होते थे। द मॉडेस्ट हाउसेज वर सिचुएटेड ऑन द लेन्स, और जो सबसे मॉडर्न लेवल के जो हाउसेज हैं, मॉडेस्ट हाउसेज हैं, वो लेन्स पर अवेलेबल होते थे। एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक रोड्स और लेन्स बाय बिल्डिंग हाउसेज वॉज नॉट परमिटेड, मतलब एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक रोड्स एंड लेन्स ऑफ बिल्डिंग हाउसेज वर नॉट परमिटेड। द हाउसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, हाउसेज को जो है 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ड्वेलिंग हाउसेज और लार्जर हाउसेज और पब्लिक बाथ्स। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। स्मॉलर हाउसेज हैड 2 रूम्स, जो छोटे घर होते थे उनके 2 कमरे होते थे, वहीं बड़े घर जो होते थे उनमें कई सारे कमरे होते थे। एक कोर्टयार्ड ज़रूर होता था बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा काफ़ी आर्टिस्टिक टच वाली काफ़ी सारी चीज़ें, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है, डिज़ाइंस जो है वो हमें वहाँ देखने को मिलती थी। फिर चाहे वो रिच का घर हो चाहे पुअर का घर हो, आपको आर्टिस्टिक चीज़ें जो है वहाँ देखने को मिलेंगी। दे वर प्लेन, यूटिलिटेरियन एंड कंफर्टेबल टू लिव, प्लेन होती थी, बिल्कुल यूटिलिटेरियन होती थी और बिल्कुल कंफर्टेबल घर उनके हुआ करते थे। उसके अलावा वहाँ कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो शायद मल्टी स्टोरीड भी हुआ करती थी। प्रोबेबली, वी कांट से श्योरली, लेकिन हम प्रोबेबली कह सकते हैं कि वह मल्टी, जिस तरह के अवशेष मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती थी। ओके, अधिकतर बाथ जो होते थे, अधिकतर घरों के अंदर बाथ सिस्टम हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड बाथ्स, अधिकतर सभी घरों के अंदर जो है बाथिंग सिस्टम हुआ करता था। वेल एंड कवर्ड ड्रेन्स कनेक्टेड विथ स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो बहुत कुएँ हुआ करते थे हर घर में। इसके अलावा जो ड्रेनिंग सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्ट्रीट के किनारे किनारे अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स हैड लिटिल वेंटिलेटर्स एंड अरेंजमेंट्स, ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स जो होती थी उनके छोटे छोटे वेंटिलेटर्स भी होते थे और डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते थे, है ना। वेंटिलेशन का अरेंजमेंट दे रखा था, मतलब खिड़कियाँ वगैरह भी दे रखी थी। दरवाजे और विंडोज़ जो है वो बहुत रेयरली फिक्स्ड थे आउटर वॉल के अंदर, है ना। इसके अलावा डोर्स ऑफ एंट्रेंस वर फिक्स्ड नॉट ऑन द फ्रंट वॉल बट ऑन द साइड वॉल,
डोर्स और एंटर्स जो है, जो कि अभी आज की डेट में हमारे क्या होता है, फ्रंट की तरफ घर के अंदर जहाँ एंटर करते हैं वहाँ सामने आपको डोर या विंडोज़ नज़र आएगी, तो वो चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय इस तरीके से डोर और वॉल को फिक्स किया जाता था कि वो एंट्रेंस में नहीं और आजू बाजू के एरिया में, मतलब आसपास में दूसरी वाली वॉल जो है, सेकंड साइड की जो वॉल्स होती है वहाँ पे दिखाई देती थी। One could enter the house by the door facing in the side lane of the house। अगर आपको घर के अंदर जाना है तो आपको साइड की तरफ में जो दरवाज़ा दे रखा है घर के, वहाँ से एंटर करना होता था। दरवाजे वुडन के बने होते थे, वुड के बने होते थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है काफ़ी स्पेशियस डोर कैरी करती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ कोई भी देयर वॉज नो स्टोन बिल्ड हाउस, पत्थर से बने हुए घर नहीं हुआ करते थे। एंड इंडस सिटीज़ के अंदर अधिकतर हाउस जो है वो ब्रिक्स के बने होते थे, मतलब ईंटों के बने होते थे, और वो भी बर्नट ब्रिक्स की, मतलब लोग उस समय भी लोगों में इतना सेंस था कि वो बर्नट ब्रिक्स से घर बनाया करते थे। बट अनबर्नट सन ड्राइड ब्रिक्स वर ऑल्सो यूज। ऐसी ईंटें जो कि जिन्हें बर्न नहीं किया गया है, बस उन्हें सूर्य की गर्मी में रख के सुखाया गया है, ऐसी ईंटों के भी अवशेष मिले हैं। फॉर सम अदर पार्ट्स सन ड्राइड ब्रिक्स वर यूज, और दूसरे पार्ट्स के लिए जो है सन ड्राइड ब्रिक्स जो है वो यूज़ ली जाती थी। मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स वर ऑफ इक्वल साइज़। अधिकतर सभी ब्रिक्स बराबर साइज़ की होती थी और बड़ी बड़ी सॉलिड ब्रिक्स हुआ करती थी, है ना। इसके अलावा स्टेयर केसेस भी हुआ करते थे जो बड़े और सॉलिड थे बिल्डिंग्स के अंदर। वहीं पे रूफ पर जो है फ्लैट और वुड के बने होते थे रूफ्स, ठीक है, वो फ्लैट होते थे और वुडन होते थे। इसके अलावा अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो एक इलैबोरेटेड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है जो सिविलाइजेशन का एक रिमार्केबल फीचर है। सबसे अद्भुत फीचर जो है इस सिविलाइजेशन का वो है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डी डी कोसाम्बी के मुताबिक ड्रेनेज प्लान्स फॉर द इंडस सिटीज़ डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड द सेपरेट आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का अपना एक अलग अस्तित्व प्रस्तुत करता है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, और ये किसका कहना है, डी कोशाम्बी का। नो एंशियंट सिविलाइजेशन बिफोर द रोमन सिविलाइजेशन हैड सच एन एडवांस्ड ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम। अगर हम बात करें इतने एडवांस ड्रेनेज और सैनिटेज सिस्टम की, तो वो तो किसी भी रोमन सिविलाइजेशन में नहीं देखने को, किसी भी एंशियंट या रोमन सिविलाइजेशन के पार्ट में इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटेशन देखने को नहीं मिलता था। ईच हाउस हैड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रेन्स। हर घर के अपने अलग से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम थे। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब। इन सभी ड्रेन्स को जो है स्टोन स्लैब से ढका जाता था। दी सोक पिट्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स, और जो सोक पिट्स थे वो ब्रिक से बने होते थे। द हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड विथ रोड ड्रेन्स। हाउस ड्रेन्स जो हैं वो यूजुअली रोड के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होते थे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ इस जगह की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो क्या थी, वो थी यहाँ का ग्रेट पब्लिक बाथ एंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ग्रैनरी। ग्रेट पब्लिक बाथ, बहुत बड़े बड़े बाथ टब्स दिखाई देते थे वहाँ पे, जो सबसे इम्प्रेसिव है। बड़े बड़े पब्लिक बाथ बने होते थे, बड़े बड़े एरिया जिसके अंदर सभी उसी स्थान पे नहाया करते थे। द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द बाथ इज़ 180 फीट बाय 108 फीट। अगर ओवरऑल डायमेंशन की बात करें इन बाथ टब्स की, तो वहाँ पे 180 फीट से लगा के 108 फीट तक पूरा डायमेंशन देखा गया है। बाथिंग पूल जो है उसका एरिया कितना होता था, 39 फीट से लगा के 23 फीट तक और 8 फीट तक डेप्थ में, गहराई में होता था। देयर इज़ अ डिवाइस टू फिल एंड एम्प्टी द वाटर। एक डिवाइस होता था जो उस बाथिंग पूल का पानी खाली करता था और उसे भरता था। देयर आर गैलरीज एंड रूम्स ऑन ऑल द साइड ऑफ बाथिंग पूल। बाथिंग पूल के चारों तरफ जो है गैलरीज और रूम्स बने होते थे जिसके अंदर आप जाकर के चेंज करना है तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग काफ़ी
जो हम कह सकते हैं काफ़ी वेल मैनेज्ड या वेल सेंसिबल लोग कहलाते थे उस समय के लोग। क्यों? क्योंकि इतना वेल तरीके से आज जो है हम नॉर्मल घर में भी नहीं देखते कि कैसे बाथ टब्स या बाथ पूल्स बने हैं बड़े बड़े, और उसके आसपास गैलरीज और रूम्स प्रॉपरली बने हो, है ना। ये जो पब्लिक बाथ होता था, according to him men used to bath in the tanks as a ritual for the mother goddess to whom the citadel belonged। डॉक्टर कौशाम्बी का ये कहना है कि ये जो बाथिंग पूल्स हैं ये इस तरीके से बने होते थे और इस तरीके के होते थे कि आदमी उसमें तब नहाते थे जब वहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म करना हो माता के लिए, या मतलब जो है सिटाडल जहाँ से बिलोंग करता है, मतलब उनकी जो राजा है जो जहाँ से बिलोंग करते हैं, या उनके जो भी हायर अथॉरिटी जहाँ से बिलोंग करती है, उन माता के लिए जो है वहाँ पे नहाया जाता था। ठीक है, ये जो पब्लिक बात है ये मोहनजोदाड़ो के फोर्ट से कनेक्टेड थे, वेयर अपर क्लास लीड, वो फोर्ट जहाँ पे अपर क्लास के लोग रहते थे वहाँ से कनेक्टेड थे ये पब्लिक बात। अमंग दी अदर लार्ज बिल्डिंग्स, इसके अलावा और जो दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, देयर वॉज अ बिग हॉल, एक बड़ा हॉल हुआ करता था वहाँ पे, विच वॉज परहैप्स यूज फॉर पब्लिक मीटिंग, जिसे ऐसा लगता है कि उसे पब्लिक मीटिंग के लिए यूज़ में लिया जाता था। इसके अलावा ग्रेट ग्रैनरी भी मिली है 169 फीट से 135 फीट तक की हड़प्पा के अंदर, जो कि अटैच टू द ग्रैनरी वर 2 रूम, ग्रैनरी के पास में अटैच 2 कमरे भी मिले हैं छोटे से, जो कि कॉमन कोर्ट यार्ड से बिलोंग करते हैं, मतलब वहाँ पे उन दोनों कमरों के बाद कोर्ट यार्ड जो है वो कॉमन हुआ करता था। दीज टेंटमेंट्स housed the workers of the slave from who threshed the corn or to be preserved in the granary। ऐसा माना जाता है कि उस ग्रैनरी के पास जो रूम्स और गैलरी बनी हुई थी उन रूम्स के अंदर जो है कॉर्न को सेव किया जाता था। Declining stage of the city, the advanced style of the Indus city life found in the earlier layers is absent in the later layers। बाद में जो है later layers अगर पूरी बात अगर डिस्कस करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो पहले जो चीज़ें मिली वो बाद की चीज़ों से कहीं पर भी मेल नहीं खाती हैं। द लेटर ईयर्स वर देयर वॉज अ मार्क्ड डिक्लाइन इन सिविक डिसिप्लिन, सिविक डिसिप्लिन जो है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई बाद के वर्षों में। ठीक है, बिल्डिंग्स एनक्रोच्ड ऑन द रोड्स, बिल्डिंग्स जो है वो रोड पर एनक्रोच्ड थी। लेन्स वर चॉक्ड विथ क्लीन्स, लेन्स जो है वो क्लीन से चॉक्ड थी। इसके अलावा स्लम्स ग्रीव अराउंड, स्लम्स चारों तरफ जो है ग्रीव कर चुके थे। एंड एट हड़प्पा एंड मोर क्लियरली एट मोहनजोदाड़ो एक्सकेवेशन हैज़ रिवील्ड द जनरल शेप ऑफ टाउन प्लानिंग सिस्टम। और अगर ओवरऑल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उनका टाउन प्लानिंग का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है, इनकी खुदाई पर हमें मिला है। समझ में आया आपको? जो भी चीज़ें आज हमने यहाँ डिस्कस की इस आंसर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आंसर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप हाफ ईयरली देने जा रहे हैं, हाफ ईयरली में आएगा, हाफ ईयरली में नहीं आया है तो एनुअल में आएगा, ऐसे चलता आ रहा है आज कई सालों से। जब से इस चैप्टर को ऐड किया है तब से ये चीज़ चली आ रही है कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग या बाथ सिस्टम या जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसलिए ध्यान रखना और अच्छे से इसे लर्न कर लेना। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। कल फिर एक नया टॉपिक से डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम खूब सारी नई चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं।